पहले अगर हम 2014 से पहले की बात करते हैं तो ये देश अंदर अंदर से तो ठीक हो रहा था, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे एक नाम नहीं था। 2014 के बाद हमने उसको देखा है। रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं आया है। मेरे ख्याल से 2 लाख रोजगार भी अभी नहीं दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मैं चाहूँगा कि बीजेपी ही आए, इतना अच्छा रहता है। और जब बीजेपी सरकार की बारी आती है तो इनमें ऐसा नहीं है कि नीतियाँ अच्छी नहीं है, नीतियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब बात आती है कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं लैग हो जाता है। जैसे बात हुई थी कि हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, लेकिन उसमें बच्चे ही नहीं जा रहे। हरियाणा तक की टीम पहुंची है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। मुद्दा है यूथ के मूड का। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इन चुनावों के अंदर भारत के युवा, हरियाणा के युवा किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, किस पार्टी को वोट करने वाले हैं, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके नाम पर इन 2024 के लोकसभा चुनावों में उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सकते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहले ये होता था कि जब भी इस तरह के लोकसभा चुनाव होते थे तो सरकारें उसमें प्रधानमंत्री होते थे, वो भी ये बताते थे कि युवाओं के लिए रोजगार के ऐसे अवसर पैदा किए जाएंगे। आप किन मुद्दों के आधार पर इन 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करने वाले हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं, मैं मुख्यमंत्री के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करना चाहता हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी। पहले अगर हम 2014 से पहले की बात करते हैं तो ये देश अंदर अंदर से तो ठीक हो रहा था, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे एक नाम नहीं था। 2014 के बाद हमने उसको देखा है। और सबसे गर्म मुद्दा राम मंदिर का। राम मंदिर, मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ इस बात से, राम मंदिर आया, लेकिन मैं इसको चुनाव का वो नहीं मानता कि अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ तो वो राम मंदिर का नहीं। राम मंदिर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब जैसे आपने रोजगार की बात की, जिस तरीके से 2014 से वादे किए जा रहे हैं कि भाई रोजगार आएगा, उतना नहीं आया। 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं आया है। मेरे ख्याल से 2 लाख रोजगार भी अभी नहीं दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे दिया गया राइट टू हेल्थ, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, अभी तक इस पे कोई लॉ नहीं आया है। जिस दिन ये लॉ आ जाएगा उस आधार पे हम देना चाहेंगे। और जैसे हमने कोविड में देखा कि बेड्स नहीं थे, लोग अपने पेशेंट्स को कहाँ ले जाते, इलाज ही नहीं हो पा रहा था कहीं। इस उस पे तो हमें बिल्कुल राइट टू हेल्थ का एक्ट लेके आना चाहिए और सरकार को हमें इसकी फैसिलिटी देनी चाहिए। विपक्ष लगातार ये तमाम तरह के मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर जो देश भर के अंदर आज माहौल है, हिंदू मुस्लिम का माहौल है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर न केवल चुनाव लड़े जा रहे हैं बल्कि युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि ये मुद्दे रहने चाहिए चुनावों के अंदर? पहले राम मंदिर की बात की जा रही थी, अब काशी विश्वनाथ की बात की जा रही है या फिर मथुरा की बात की जाने लगी है। आपको क्या लगता है कि मंदिर भी ज़रूरी है और बेरोजगारी को दूर करना एक चुनौती बनता जा रहा है सरकारों के लिए? बेरोजगार को चुनौती तो बनता जा रहा है। जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे राम मंदिर की डेवलपमेंट हुई है तो उसमें बहुत सारे मजदूरों ने बहुत सारा अपना योगदान दिया है। और सेकंड थिंग ये रहती है कि हमारे जो मंदिर वगैरह बनते हैं, जो हमारे मंदिर जो कार्यक्रम होते हैं हिंदू मुस्लिम की, जैसे अभी आपने बात कही है, तो ये जनरली ये होता है कि जो ओपोजिशन पार्टी होती है यही करती है, उसको अपने आप को प्रमोट करना हो, चाहे भी कोई सी भी ग्राउंड ले ले उस चीज को प्रमोट करने के लिए, तो ये सारी चीज नहीं देखनी। लेकिन नूह के अंदर जो हिंसा हुई थी वो ये आरोप लगे सत्ता पक्ष पर कि पूरी तरह से साजिश थी और पूरे की पूरे चुनावी ये रणनीति थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसको कराया था। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज के अंदर? नहीं, एक्चुअली मैं भी नूह के थोड़ी आगे से सोना से हूँ, तो उसका ऐसे कोई मानना नहीं होता कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले उन्होंने जो न्यूज वगैरह आई थी तो उन्होंने पहले नोटिस प्रोवाइड कर दिया था उनको। बट इसमें जो गलती देखी जाती है हरियाणा सरकार की देखी जाती है कि उन्होंने आगे जाके उसको नहीं करा प्रमोट। किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए? एजुकेशन पॉलिसी, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने स्कूलिंग दिल्ली में करी है, तो मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जो एजुकेशन पॉलिसी है सब लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ हाई स्कूल लेवल तक अच्छी है। वहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के बाद जो कॉलेजेस है, जो DU है, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो हमारे कॉलेज से अच्छा नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैं बीटेक कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट लेने की है, एजुकेशन जिसको अच्छी मिलेगी उसको एम्प्लॉयमेंट अपने आप मिल जाएगा। और अगर वो बच्चा चाह रहा है और उसके पास स्किल्स है तो उसे कोई रोक नहीं सकता एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगता है कि सरकार, अभी जो बीजेपी सरकार है वो बहुत बना रही है और बनाती रहेगी, और इसलिए मैं चाहूँगा कि बीजेपी ही आए नेशनल लेवल पे। अच्छा, गुरुग्राम में हालांकि यूनिवर्सिटी ज़रूर है, लेकिन डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात 2009 से 2014 के टेन्योर में, 13 के टेन्योर में पूर्व जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके टाइम में आधारशिला रखी गई थी, कोई काम नहीं हुआ उसके ऊपर।
गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के साथ साथ और जो यूनिवर्सिटी हैं कितनी महत्वपूर्ण समझते हैं शिक्षा को बढ़ाना, इस चिकित्सा को बढ़ाना? मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी एक ऐसा होता है जब बच्चा स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह आती है जहाँ उसको पूरी दुनिया के बारे में मिलता है, क्योंकि आगे जाके हम ही सब होंगे जो आपस में अलग अलग फील्डों में जाएंगे, तो हमें एक दूसरे का काम हमें ही करना है, तो जो लोगों से जान पहचान इसी टाइम पे होती है। तो मैं मानता हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी को जितनी ज़्यादा अच्छी बनाई जाए, जितना उनको ग्लोबल एक्सपोजर दिया जाए उतना अच्छा रहता है। और जब बीजेपी सरकार की बारी आती है तो इनमें ऐसा नहीं है कि नीतियाँ अच्छी नहीं है, नीतियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब बात आती है कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं लैग हो जाता है। उस कारण से लोगों को पता नहीं चल पाता कि बीजेपी सरकार कर क्या रही है। तो जैसे अभी मोदी जी की जो यात्रा निकली है, इसके अंदर भी मोदी जी ने अपनी स्कीम्स बताई हैं जो लोगों के फायदे के लिए, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर बताना चाहें, और दूसरी चीज़ उसमें ये आ जाती है भाई, जैसे अगर कांग्रेस सरकार की बात करें तो वो स्टेट वाइज डेवलपमेंट करती है, लेकिन हम एक देश हैं, हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में यूनियन नहीं था, वो बीजेपी ने लाया है कि भाई एक यूनियन कराए, पूरे देश को एक फीलिंग दी है कि भाई वन नेशन वाली बात है। लेकिन हमें उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे देश बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग कल्चर है, तो उसमें हमें अलग अलग कल्चर की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। महंगाई का मुद्दा या फिर शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, क्या ये मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है आपके हिसाब से? सर, जैसा कि अभी एजुकेशन के ऊपर बात चल रही थी, इसमें मैं एक मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि कमर्शियलाइजेशन एजुकेशन का नहीं होना चाहिए। हर चीज का चलता है, एजुकेशन का नहीं। अगर मैं खुद पर्सनली बड़ा भी हो जाऊंगा और मैं खुद आपसे ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को, सरकारी स्कूल का क्या? आज ये हालत है, गवर्नमेंट उस पे काम क्यों नहीं कर रही? सरकारी स्कूल अच्छा होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल का तो कंसेप्ट ही खत्म करो। क्यों पैसा भरना जब इतने कम उसमें आप सरकारी स्कूल में अच्छे, जैसे केवी स्कूल्स हैं, उनपे जो ग्लोबल सेंट्रल लेवल के स्कूल हैं उस पे काम हो रहा है। लेकिन जैसे बात हुई थी कि हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, लेकिन उसमें बच्चे ही नहीं जा रहे। लेकिन मनोहर सरकार ने तो बहुत सारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है, यानी जो बुनियादी ढांचा है, ताना बाना था, उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रही हैं। शिक्षा जो है वो काफ़ी महंगी होती जा रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप क्या समझते हैं कि शिक्षा वास्तविकता में महंगी होती जा रही है, या फिर कारण कुछ और है? किस तरफ मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, या फिर आने वाली जो सरकारें हैं उनको ध्यान देना चाहिए? सर, एक तो जो RTE में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, उसको 18 वर्ष कर देना चाहिए, क्योंकि 12वीं तक के बच्चे को एक मुफ्त शिक्षा की बहुत जरूरत है इस देश में। अगर 12वीं तक ही नहीं पढ़ेगा तो वो आगे कैसे जाएगा? एक तो ये आना चाहिए। दूसरा, शिक्षा में सब्सिडाइज्ड एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे आप DU में देख सकते हैं, फीस कुछ भी नहीं है, और बच्चे अगर NLUs और NLUs में जा रहे हैं, NLUs में इतनी महंगी फीस है, जबकि वो गवर्नमेंट है। इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, किस राजनेता को आप पसंद करते हैं? एज ए पर्सनली आप बात करना चाहें, नरेंद्र मोदी का क्वेश्चन है। हाँ, प्राइवेसी का क्वेश्चन। मैं नेता की पसंद की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किस नेता को वोट करने वाले हैं। आज की डेट में, आज के टाइम में मोदी जी से बेस्ट कोई है नहीं, हमारे पास चॉइस भी नहीं है। लेकिन मोदी जी जो विश्व भर में हमारी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा आज तक हमारे भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किए हैं। सर, नो कमेंट्स इस पे। हाँ, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि या लोगों को विपक्ष की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, राहुल गांधी की तरफ ध्यान देना चाहिए? कांग्रेस कह रही है कि हम तो यात्रा कर रहे हैं, नया यात्रा निकाल रहे हैं। सर, नो ऑफेंस टू अदर पार्टीज, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, उसका फायदा भी कुछ नहीं हुआ। सीधी बात है, लोग अपने कामों से जान जाते हैं। उनकी जो सरकार पहले थी, अगर वो अभी ये काम कर देते, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो भी हुआ, तो पहले कर देते हो तो नौबत ही नहीं आती इस चीज को करने की। तो उसी को देखना चाहूंगा, जो आज की पार्टी कर रही है उनका काम दिख रहा है, जो दिखेगा तो आगे चलेगा वो। तो ये हमारे साथ वो तमाम युवा थे, और इन यूथ का मूड था कि किस आधार पर ये चुनाव में वोट करने वाले हैं। ज़रूर राम मुद्दा महत्वपूर्ण रहने वाला है।